नमस्कार। फार्मडॉक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है एट्रोपिन। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस दवा के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं और इस दवा के फ्लावरिंग प्लांट को देख पा रहे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम के हिसाब से, क्लिनिकल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है एट्रोपिन। लेट्स स्टार्ट एट्रोपिन। तो एट्रोपिन की बात हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए एट्रोपिन एक नेचुरल दवा है। एट्रोपिन एक नेचुरल आपको प्रकृति से मिलने वाला पदार्थ है जो केमिकली आप कह सकते हैं एल्कलॉइड श्रेणी का पदार्थ है और ये एक प्रकार का ट्रोपेन एल्कलॉइड है। तो एट्रोपिन ड्रग ट्रोपेन एल्कलॉइड है और ये ड्रग एट्रोपा बेलाडोना नाम के पेड़ से मिलती है। और एट्रोपा बेलाडोना नाम के पेड़ को आप डेडली नाइटशेड भी बोलते हैं और ये एट्रोपा बेलाडोना जिसे डेडली नाइटशेड बोलते हैं ये उसकी जड़ों से प्राप्त होती है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एट्रोपा बेलाडोना का पेड़ है और ये इस पेड़ की पत्तियां हैं और ये इसके आप देख पा रहे हैं फ्लावर्स हैं और ये इसके फ्रूट्स हैं और ये इसके सीड्स हैं। पर जो मजे की बात है एट्रोपिन हमें मिलता है वो मिलता है रूट से। तो भैया एट्रोपिन कहां से मिलता है? एट्रोपा बेलाडोना नाम के पेड़ की जड़ों से मिलता है जिसे डेडली नाइटशेड भी कहा जाता है। और डिटेल में आप देख सकते हैं ये बेरी जिसे इसे आपका फ्रूट कह सकते हैं और ये इसका ये फ्लावर है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एट्रोपा बेलाडोना पेड़ के बारे में बताया जिससे हमें एक एल्कलॉइड मिलता है और उस एल्कलॉइड को ही हम एट्रोपिन कहते हैं जो ट्रोपेन क्लास का एल्कलॉइड है। अब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो आपको पता होना चाहिए एट्रोपिन कौन सी क्लास की दवा है। तो एट्रोपिन एक पैरासिम्पेथोलाइटिक दवा है जिसे आप एंटीकोलिनर्जिक दवा भी कहते हैं। और इसके बारे में मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? ये मस्केरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। मस्केरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर बोले तो एंटागोनिस्ट। तो ये वो दवाइयां हैं जिनका बेसिक काम क्या होगा? एट्रोपिन क्लास की जो दवाइयां होती हैं जिन्हें पैरासिम्पेथोलाइटिक कहते हैं, एंटीकोलिनर्जिक कहते हैं या मस्केरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, ये वो दवाइयां हैं जो डिक्रीज करती है कोलिनर्जिक एक्टिविटी को। तो ये दवाइयां कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम करने के काम में आती है। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल हम किसी भी मरीज में उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करने के काम में लेते हैं। तो बोले तो डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या बोलूं तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी। और ये ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि ये मस्केरिनिक रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर बच्चों? मस्केरिनिक रिसेप्टर को ये क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। और मस्केरिनिक रिसेप्टर पर किसका असर नहीं आने देती? डिक्रीज एसीएच एक्शन, एसिटाइल कोलिन का एक्शन कम कर देती है। डिक्रीज एसीएच एक्शन। और कहां पर कम करती है एसिटाइल कोलिन का एक्शन? ऑन मस्केरिनिक रिसेप्टर, ऑन मस्केरिनिक रिसेप्टर। मस्केरिनिक रिसेप्टर पर यह एसिटाइल कोलिन का असर कम करती है। कैसे कम करती है? क्योंकि ये मस्केरिनिक रिसेप्टर की क्या है? ब्लॉकर है। इसी वजह से ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करती है, बोले तो पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को कम करती है, इसलिए इन्हें पैरासिम्पेथोलाइटिक भी कहते हैं, एंटी कोलिनर्जिक भी कहते हैं। और ऐसा करने की वजह से इन्हें एक और नाम दिया गया, इन्हें वेगोलाइटिक भी कहा जाता है क्योंकि वेगस का असर पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। तो ये वेगोलाइटिक भी है, मतलब शरीर में ये वेगस का असर भी कम करती है, आपके हार्ट पर वेगल का असर भी कम करती है। कुल मिलाकर जो वेगस का शरीर पर प्रभाव है उसको भी ये कम करती है। तो एट्रोपिन कौन सी दवा है? बोला पैरासिम्पेथोलाइटिक, एंटीकोलिनर्जिक, मस्केरिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर और बोले तो वेगोलाइटिक। इसका काम क्या है? शरीर पर पैरासिम्पेथेटिक का असर कम करना, बोले तो शरीर पर कोलिनर्जिक एक्टिविटी का असर कम करना, बोले तो शरीर पर जो एसिटाइल कोलिन का मस्केरिनिक रिसेप्टर के थ्रू प्रभाव था उसको कम करना। अब इसके बारे में बात करें, बोले मार्केट में इसका क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मौजूद है? बोले बाजार में एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है, बाजार में एट्रोपिन सल्फेट का ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आता है। तो एट्रोपिन सल्फेट का 1% का आई ड्रॉप आता है, 1% का आई ऑइंटमेंट आता है। एट्रोपिन सल्फेट के अलग अलग स्ट्रेंथ के इंजेक्शंस आते हैं, उनमें से एक स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पर लिख रखी है 0.6 mg पर ml, 0.6 mg पर ml। और ये
आपका IM से, IV से और सबक्यूटेनियस से, सारे रूट से लगता है। तो एट्रोपिन सल्फेट का 0.6 mg पर ml का इंजेक्शन आता है, और भी स्ट्रेंथ में आता है, पर मैंने एक स्ट्रेंथ रख रखी है जो सबक्यूटेनियस, IM, IV तीनों रूट से लगता है। और इसका आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप भी आता है। अब इसके बारे में और चीजें जानते हैं अपन एट्रोपिन के बारे में। एट्रोपिन के बारे में डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है, एट्रोपिन एक पैरासिम्पैथोलाइटिक दवा है। एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक को कम करती है, मस्करनिक के प्रभाव को कम करती है। तो उसकी वजह से शरीर में क्या क्या असर आएंगे, बोले तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, बोले तो हार्ट पर क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, बोले तो टेकिकार्डिया, बोले तो पैल्पिटेशन, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? एट्रोपिन। एट्रोपिन किसी भी मरीज को दिया जाएगा तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल है। एट्रोपिन जितनी भी स्मूथ मसल है, मस्कुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से उन्हें रिलैक्स करता है। और स्मूथ मसल रिलैक्स होगी, कहाँ की होगी, बोले तो गट की होगी, और कहाँ की होगी, उसके अलावा और क्या याद रख सकते हो, बोला ब्रोंकाई की होगी, और कहाँ की होगी, ब्लाडर की होगी। तो भैया ये एट्रोपिन गट की, ब्रोंकाई की, ब्लाडर की स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। अब ये जब सब रिलैक्स होगी तो गट रिलैक्स होगा तो रिलीव स्पाजम, इंटेस्टाइनल कोलिक जो आपका है या एब्डोमिनल कोलिक है वो आपका क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। तो इंटेस्टाइनल कोलिक और एब्डोमिनल कोलिक को रिलीव करने के काम में आएगा। मतलब पेट दर्द में, मरोड़ी में बहुत अच्छी दवा है। ब्रोंकाई में अगर ये काम करेगा तो आपको पता होना चाहिए, अगर ब्रोंकाई की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो पता होना चाहिए ब्रोंको डायलेशन होगा, मतलब ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD में काम में आएगा। उसके बाद ब्लाडर की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी, तो ब्लाडर की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो ये कहाँ काम आएगा, बोला जिन पेशेंट के अंदर बार बार यूरिन आ रहा था, मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, यूरिन की अर्जेंसी थी, बोले तो यूरिनरी इनकंटिनेंस था, मतलब RX ऑफ, आप कह सकते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो यूरिन को रोक नहीं पा रहे थे, उनको बार बार यूरिन लग रहा था, और यूरिन लग रहा था और वो यूरिन रोक भी नहीं पा रहे थे, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशंस हैं, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई की अपन बात करें तो आई में माइड्रियासिस भी करता है, साइक्लोप्लीजिया भी करता है। माइड्रियासिस क्यों करता है? ये रिलैक्स करता है किसको? सर्कुलर को। साइक्लोप्लीजिया क्यों करता है? ये रिलैक्स करता है सीलियरी को। तो ये सीलियरी को रिलैक्स करता है या सर्कुलर को? बोला दोनों को। देखिए मैं आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, वरना ये टॉपिक बहुत लंबे टॉपिक है, बहुत आराम से आहिस्ता से पढ़ने वाले टॉपिक है। CNS की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो एट्रोपिन ओवरऑल ब्रेन पर स्टिमुलेंट इफेक्ट रखता है। ये CNS को स्टिमुलेट करता है, खासकर मेडुलरी सेंटर्स को। कौन कौन से मेडुलरी सेंटर्स? वैसोमोटर, वेगल एंड रेस्पिरेटरी। तो वैसोमोटर सेंटर का स्टिमुलेशन करना है, वेगल सेंटर का स्टिमुलेशन करना है, और रेस्पिरेटरी सेंटर का स्टिमुलेशन करना, ये किसका कार्य है? एट्रोपिन का कार्य है। ज्यादा डोज पे अगर आपने एट्रोपिन दे दिया तो ये कॉर्टिकल एक्साइटेशन करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट में रेस्टलेसनेस आएगी, डिसओरिएंटेशन आएगा, हेलुसिनेशन भी हो सकता है, डेलेरियम भी हो सकता है, उसके बाद कन्वर्जन एंड कोमा भी पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर हाई डोज पर साइकोसिस की जैसी स्थिति आ सकती है। मरीज आपको टेम्परेरी मेडनेस में दिख सकता है। अगर आपने ज्यादा डोज दे दिया तो उसमें एक्साइटमेंट तो दिख ही रहा है, रेस्टलेसनेस दिख ही रहा है, डिसओरिएंटेशन दिख रहा है, डेलिरियम दिख रहा है, और हेलुसिनेशन दिख रहा है। तो कुल मिलाकर मरीज में आपको टेम्परेरी मेडनेस दिखाई देगी। तो बेसिक है, सिंपल है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हार्ट में क्या याद रखना है? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जिसे पल्पिटेशन, टेकिकार्डिया कहते हैं। स्मूथ मसल्स जितनी भी है बॉडी की वो रिलैक्स हो जाएगी। अगर एब्डोमेन की, इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो एब्डोमेन स्पाजम ठीक होगा, इंटेस्टाइनल कोलिक ठीक होगा, मतलब पेट दर्द, मरोड़ी में राहत मिलेगी। अगर ब्रोंकाई की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो ब्रोंको डायलेशन होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा तो अस्थमा, COPD में फायदा होगा। ब्लैडर की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो बार बार जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, यूरिनरी इनकंटिनेंस, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बार बार यूरिन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, अर्जेंसी आपको लग रहा है तो वो अर्जेंसी है, और आप बार बार जा रहे हो वो फ्रीक्वेंसी है, और आप रोक नहीं पा रहे हो वो इनकंटिनेंस है। तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनकंटिनेंस सब में फायदा देगा ब्लैडर की स्मूथ मसल रिलैक्स होने के कारण।
ग्लैंड की बात करें तो डिक्रीज सिक्रेशन, ये जो डिक्रीज सिक्रेशन वाला पॉइंट है तो इसके अंदर क्या याद रखना है, बोला यहां याद रखना है डिक्रीज सलाइवा, स्वेट, जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस हैं, सलाइवा सिक्रेशन, स्वेट का सिक्रेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सब कम होंगे। बेटा ये सारे के सारे सिक्रेशंस को कम करता है, सलाइवा के सिक्रेशन को भी कम करेगा, स्वेट के सिक्रेशन को भी कम करेगा और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को भी कम करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी कम करेगा। आई की बात करें तो आई के अंदर जो दो मसल है, सर्कुलर और आपकी सिलियरी मसल, जो सर्कुलर मसल है वो आपकी आइरिस में है और आइरिस की सर्कुलर मसल रिलैक्स होने की वजह से ये पिपिल को डायलेट कर देता है, जिसे माइड्रियासिस कहते हैं। और जो सिलियरी मसल है उसके रिलैक्स होने की वजह से आपको साइक्लोप्लीजिया हो जाता है। साइक्लोप्लीजिया होने की वजह से आपको दिक्कतें आती है, आप दूर का साफ नहीं देख पाते हैं, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन हो जाता है, मतलब सॉरी पास का साफ नहीं देख पाते हैं, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन हो जाता है, क्योंकि पास देखने के लिए सिलियरी को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है और जब सिलियरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है एट्रोपिन की वजह से तो हमें ब्लरिंग ऑफ नियर विजन हो जाता है। तो आई में दो चीजें आपको देखने की मिलेगी, एक तो पिपिल का डायलेशन, एक ब्लरिंग ऑफ नियर विजन। पिपिल के डायलेशन की वजह है माइड्रियासिस, जिसके पीछे की वजह सर्कुलर का रिलैक्स होना, और ब्लरिंग ऑफ नियर विजन की वजह है साइक्लोप्लीजिया, जिसकी वजह है सिलियरी का रिलैक्स होना। सीएनएस की बात करें तो सीएनएस पर ओवरऑल स्टिमुलेशन इफेक्ट रखता है, मेडुलरी सेंटर्स को स्टिमुलेट कर देता है। कौन कौन से, बोला वैसोमोटर को, वेगल को और रेस्पिरेटरी को। उसके बाद ज्यादा डोज पे दे दो तो कोर्टिकल एक्साइटेशन होता है, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस हो सकता है, पेशेंट के अंदर डिसओरिएंटेशन देखने को मिल सकता है, पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है, डेलिरियम देखने को मिल सकता है। तो ये डेलिरियम डिसओरिएंटेशन देखने को जब मिलेगा तो पेशेंट एक मानसिक उन्माद की स्थिति में है, बेचैन है, उसको ये पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कंफ्यूज है, तो कुल मिलाकर उसके अंदर साइकोसिस जैसी स्थिति बनेगी, मैडनेस जैसी स्थिति बनेगी और बाद में जाकर कन्वल्जन और कोमा में भी वो जा सकता है। ये इफेक्ट है। इसके बाद एट्रोपिन के इनमें से साइड इफेक्ट छांट सकते हैं। बोलो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, बोला मरीज में ड्राई माउथ होगा, बोला ड्राई माउथ होगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन सलोविंग एंड टॉकिंग। मरीज का मुंह ही सूख गया बच्चों तो उसे बोलने में दिक्कत आएगी या निगलने में दिक्कत आएगी या दोनों में दिक्कत आएगी, बोलो दोनों में। मुंह सूखने के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका मुंह सूखा हुआ है तो न तो आपसे निवाला निगला जाता है न बोला जाता है, डिफिकल्टी इन सलोइंग भी होती है और टॉकिंग भी होती है। ड्राई स्किन के साथ साथ हॉट एंड फ्लश्ड स्किन जो होगी वो आपकी सूखी भी होगी और लाल भी होगी, सूखी लाल गर्म चमड़ी, स्पेशली कहाँ की, फेस एंड नेक, चेहरे की और गर्दन की जो चमड़ी है वो सूखी होगी, गर्म होगी और लाल होगी। और आप देखेंगे कि एट्रोपिन की जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर, और फीवर ये स्पेशली किसमें, स्पेशली इन चिल्ड्रन, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में देखेंगे तो एट्रोपिन से बच्चों में फीवर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद देखें ब्लैडर की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन होना तय है भाई, जिसके बार बार आ रहा था उसके कम बार आएगा और जिसके नॉर्मल आ रहा था उसके आएगा ही नहीं, उसको यूरिन पास करने में दिक्कत आएगी। भाई बार बार आ रहा था वो तो रुक गया, पर जिसके आई नॉर्मल रहा था उसका रोक दिया तो दिक्कत आनी तय है, उसके बड़ी मुश्किल से आएगा। डायलेटेड पीपल मतलब माइड्रियासिस, और जब डायलेटेड पीपल होगा तो इसकी वजह से होगा फोटोफोबिया। फोटोफोबिया की अपन बात करें तो भैया उसको लाइट में जाने से डर लगेगा, कुल मिलाकर वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डायलेटेड पीपल है तो रोशनी ज्यादा जाएगी, रोशनी ज्यादा जाएगी तो चकाचौंधी आएगी। डायलेटेड पीपल से फोटोफोबिया होगा और क्या होगा, एंड साइक्लोप्लीजिया होगा। साइक्लोप्लीजिया होने की वजह से क्या होगा, बोला ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, पास की चीजें धुंधली दिखाई देगी, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन होगा। मतलब डायलेटेड पीपल बोले तो माइड्रियासिस, मरीज में माइड्रियासिस भी हो रहा है और साइक्लोप्लीजिया भी हो रहा है, और माइड्रियासिस की वजह से उसे फोटोफोबिया हो रहा है और साइक्लोप्लीजिया की वजह से ब्लरिंग ऑफ नियर विजन रहा है। पाल्पिटेशन आप देख सकते हैं, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेशेंट में टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, तो उसी टेकीकार्डिया को, हार्ट रेट बड़ी होने को जब आप महसूस करने लग जाते हैं, दिल धधक 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 महसूस होने लग जाता है, तो खुद की धड़कन जब खुद जोर जोर से महसूस करते हो उस कंडीशन को पाल्पिटेशन कहते हैं। उसके बाद एक्साइटमेंट होता है, साइकोसिस मैंने बताया था, डेलेरियम, डिसोरिएंटेशन होगा, एल्यूसिनेशन होगा, तो पागल जैसा बर्ताव लग ही रहा है आपको, वो ना एक जगह चैन से बैठेगा, इधर मुंह करेगा उधर मुंह करेगा, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इधर उधर, उसकी बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ होगी, तो हाव भाव
भंगिमाएं, जब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आपको उसका व्यवहार एक पागल जैसा प्रतीत होगा। उसके बाद हाइपोटेंशन, हाई डोज पर बीपी कम हो सकता है, उसका कारण क्या है? हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन रिलीज आपको पता होना चाहिए, हिस्टामिन रिलीज कर देता है। एट्रोपिन ज्यादा डोज पर देने पर क्या हो जाता है? हिस्टामिन रिलीज। और हिस्टामिन रिलीज से क्या होता है? वैसोडाइलेशन। और वैसोडाइलेशन से क्या होता है? डिक्रीज बीपी। अगर आपने किसी को जरूरत से ज्यादा मात्रा में एट्रोपिन दे दिया है तो उसके अंदर हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, और हिस्टामिन रिलीज से वैसोडाइलेशन होता है, और वैसोडाइलेशन से बीपी कम होता है। तो एट्रोपिन का बड़ा मजेदार टॉक्सिक इफेक्ट है। हार्ट रेट बढ़ती है या हाइपोटेंशन होता है या दोनों होता है? बोला दोनों होता है। हार्ट रेट भले बढ़ी हुई है, भले टेकीकार्डिया है, पर हाई डोज पर हिस्टामिन रिलीज होने से, वैसोडाइलेशन होने से उसका मरीज का बीपी कम है। तो अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होते हैं, बोला एट्रोपिन की टॉक्सिटी में टेकीकार्डिया होता है या हाइपोटेंशन होता है या दोनों होते हैं? बोला दोनों होते हैं। टेकीकार्डिया तो है ही सही, साथ में हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से, वैसोडाइलेशन की वजह से बीपी भी कम है। उसके बाद आगे जाकर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मरीज और कन्वर्जन और कोमा में भी जा सकता है। तो ये मस्त वाले इफेक्ट यही याद रखने। साइकोटिक बिहेवियर क्यों दिख रहा है? एक्साइटमेंट के साथ अटाक्सिया है, डेलिरियम है और हेलुसिनेशन है। कुल मिलाकर मेड एज जैसी स्थिति है। इसके बाद अगर अपन इसको इस डायग्राम से समझे, मेड एज हेटर, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब साइकोसिस जैसी स्थिति, मतलब वो ऐसी हरकतें करेगा जैसे कोई नौटंकीबाज जोकर। आप देखे ना, कोई डरावना सा आदमी हो, जैसे कोई टीवी शो होते हैं उसमें कोई टोपी लगाकर, कपड़े पहनकर अजीब सी हरकतें कर रहा हो, टोपी को इधर फेंक रहा है, कोट को इधर फेंक रहा है, चश्मा खोल के फेंक दिया। तो कुल मिलाकर मेड लाइक हेटर, जो टोपी लगाकर जो जोकर हरकतें करता है ना, ऐसी हरकतें वो करेगा। उसके बाद ब्लाइंड एज बेट, आपको पता है फोटोफोबिया होगा तो रोशनी में देख नहीं पाएगा, सारी दुनिया को उजाले में दिखता है और वो उजाले में आंखें नहीं खोल पाएगा, खोल ही नहीं पाएगा तो देख ही नहीं पाएगा। जैसे चमगादड़ दिन में लटका रहता है ना, उड़ नहीं पाता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वैसी उसकी स्थिति हो जाएगी, वो रोशनी में बाहर ही नहीं निकल पाएगा घर से, वो घर के अंदर ही कैद रहेगा क्योंकि फोटोफोबिया होगा। उसके बाद रेड एज बीट, उसका चेहरा चुकंदर के जैसा लाल हो जाएगा, फेस का और नेक का कलर बिल्कुल लाल हो जाएगा। हॉट एज हेयर, बिल्कुल खरगोश के जैसा गर्म हो जाएगा। ड्राई स्किन होने की वजह से, पसीना नहीं आने की वजह से, एट्रोपिन से पसीना कम होता है, थर्मल रेगुलेटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, इस वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है एट्रोपिन। हड्डियों के जैसा शरीर सूखा हो जाएगा, ड्राई एज अब बोन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, बिल्कुल म्यूकस सूखा सूखा हो जाएगा एट्रोपिन की वजह से। इसके बाद आगे बढ़े तो टॉक्सिटी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एट्रोपिन की टॉक्सिटी होगी, सबसे पहला काम है गैस्ट्रिक लावास करना टेनिक एसिड के साथ, अगर ओरल इंजेक्शन है तो। इफ ओरल इंजेक्शन, अगर मरीज ने ओरल इंजेक्शन किया है तो आपको गैस्ट्रिक लावाज करना पड़ेगा टेनिक एसिड के साथ, ताकि जितना एट्रोपिन एब्जॉर्ब हुआ है हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ना हो। उसके बाद आपको पता है पेशेंट एक्साइटमेंट में है, पेशेंट में डिसओरिएंटेशन है, पेशेंट में डेलेरियम है, पेशेंट में साइकोसिस जैसे इफेक्ट है, पेशेंट में फोटोफोबिया है, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन है, तो पेशेंट को ऐसी जगह रखेंगे जहां इन चीजों का एहसास न हो। पेशेंट को शांत और अंधेरे कमरे में रखेंगे, अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसको लाइट से जो डर लग रहा था वो डर नहीं लगेगा। क्वाइट रूम में रखेंगे तो वो जो एक्साइटमेंट था, डिसओरिएंटेशन था, डिलीरियम था, इसका एहसास उसे कम होगा। उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग, आप आइस बेक्स अप्लाई करेंगे उसके शरीर पर, बर्फ की जो बेक्स बनाते हैं अपन हॉस्पिटल में रखते हैं आइस बेक्स, उनसे उसकी कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाएगी। क्लियर है? इसके बाद एक एंटीडोट दिया जाएगा जिसका नाम है फाइजोस्टिगमाइन, 1 से 3 mg सबक्यूटेनियस ऑब्लिक आईवी दिया जाता है। फाइजोस्टिगमाइन आप सबको पता होता है, पता होना चाहिए, इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी, जो एट्रोपिन ने कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम की है, फाइजोस्टिगमाइन उस कोलिनर्जिक एक्टिविटी को वापस बढ़ा देगा, ये पता होना चाहिए। कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन पॉजिटिव में कौन सी दवा दी जाती है? फाइजोस्टिगमाइन, फाइजोस्टिगमाइन, फाइजोस्टिगमाइन। उसके बाद बात करें आगे एट्रोपिन के यूजेस विद डोज, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आज ये आपको बताने वाले हैं। एट्रोपिन के यूजेस विद डोज की अपन बात करें तो प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है। एज प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में क्यों दे रहे हैं? टू डिक्रीज सिक्रेशन, टू डिक्रीज सिक्रेशन, टू डिक्रीज सिक्रेशन। आप एट्रोपिन को क्यों दे रहे हैं? सिक्रेशन को कम करने के लिए, खासकर कौन से? रेस्पिरेटरी सिक्रेशन।
आप जानते हैं मरीज का ऑपरेशन चल रहा है और उसके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन अगर आपने कम नहीं किए हैं तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन श्वास के साथ उसके फेफड़ों में चले जाएंगे और उसका ऑपरेशन सफल हो जाएगा बेटा। पेशेंट ओटी टेबल पे कोलैप्स हो जाएगा। तो जब भी मरीज का ऑपरेशन करना होता है उसके पहले एट्रोपिन दिया जाता है। एट्रोपिन एनेस्थीसिया से पहले देते हैं, इसलिए इसे प्रेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं। क्यों देते हैं? टू डिक्रीज सिक्रेशन। कौन से सिक्रेशन? रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। तो 0.4 से 0.6 mg IV, IM और सबक्यूटेनियस दिया जाता है। 30 से 60 मिनट पहले दिया जाता है एनेस्थीसिया के पहले। ऑपरेशन लंबा चले तो उसे 4 से 6 घंटे के इंटरवल में रिपीट भी किया जाता है। याद रख लीजिएगा, लेट्स रिमेंबर, आई रिपीट इट अगेन। कब भैया? एट्रोपिन 0.4 से 0.6 mg दिया जाता है। IV, IM सबक्यूटेनियस तीनों रूट से दिया जा सकता है। 30 से 60 मिनट पहले एनेस्थीसिया के पहले देते हैं ताकि एनेस्थीसिया के दौरान जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन थे वो कम हो जाएं और पेशेंट के फेफड़ों में वो सिक्रेशंस ना बढ़ें और पेशेंट के फेफड़ों में पानी ना भरे और उस पानी भरने से जो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकता था वो ना हो। तो एट्रोपिन को एनेस्थीसिया से पहले एज प्रेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं ताकि ऑपरेशन तरीके से हो सके, आराम से हो सके और पेशेंट का रेस्पिरेटरी कोलैप्स ना हो। उसके बाद बात करें आगे और क्या यूजेस हैं। और यूजेस साइनस ब्रेडिकार्डिया, SELS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की अपन बात करें, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के डाटा की लोग बात करते हैं कि उसके अनुसार एट्रोपिन कितना देना चाहिए। तो एट्रोपिन मैंने बच्चों का अलग लिखा है, बड़ों का अलग लिखा है। तो जो एट्रोपिन है, अगर ब्रेडिकार्डिया का इलाज आप कर रहे हैं तो एडल्ट को सबसे पहले 1 mg का IV बोलस दिया जाता है। ये एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। बोला एट्रोपिन का अडल्ट में क्या डोज है ब्रेडिकार्डिया के इलाज के लिए? बोला 1 mg का IV बोलस डोज है। एट्रोपिन 1 mg IV बोलस देते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ी तो हर 3 से 5 मिनट में से दिया जा सकता है और मैक्सिमम 3 बार देते हैं क्योंकि टोटल डोज 3 mg से ऊपर नहीं जाती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एट्रोपिन का 1 mg IV बोलस डोज दिया जाता है ब्रेडिकार्डिया के इलाज में। अडल्ट को जरूरत पड़ने पर से 3 से 5 मिनट पर दोबारा रिपीट किया जा सकता है। चूंकि टोटल डोज 3 mg से ज्यादा नहीं होती इसलिए इसे 3 बार ही दिया जाता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में 0.02 mg पर kg IV देते हैं, मतलब 20 माइक्रोग्राम पर kg दिया जाता है। बच्चों में 20 माइक्रोग्राम पर kg IV दिया जाता है और वही 3 से 5 मिनट में रिपीट कर देते हैं और वही 2 से 3 डोजेस बच्चों में लगा सकते हैं। तो 0.02 mg पर kg IV बच्चों में देते हैं। बोले तो 20 माइक्रोग्राम पर kg IV बच्चों में देते हैं, वही 3 से 5 मिनट में रिपीट करते हैं और वही 2 से 3 डोजेस दे सकते हैं। पर यह याद रखना है 20 माइक्रोग्राम पर kg भले देते हो पर जो मिनिमम डोज होती है वो 100 माइक्रोग्राम की होती है। बोले तो 0.1 mg होती है। तो मिनिमम डोज एडमिनिस्टर इन चिल्ड्रन 100 माइक्रोग्राम, बोले तो 0.1 mg। और बॉडी वेट से कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0.02 mg पर kg, बोले तो 20 माइक्रोग्राम पर kg भले दिया जाता हो पर मिनिमम डोज जब भी दी जाएगी 100 माइक्रोग्राम दी जाएगी बच्चों के अंदर। याद रखना, वैसे पर kg के हिसाब से 20 माइक्रोग्राम पर kg दिया जाता है, IV दिया जाता है। 3 से 5 मिनट में रिपीट करते हैं, 2 से 3 डोज दे सकते हैं जरूरत पड़ने। याद रखना है बच्चों में 20 माइक्रोग्राम पर kg IV दिया जाता है पर मिनिमम डोज 100 माइक्रोग्राम दी जाती है और मैक्सिमम 500 माइक्रोग्राम दी जाती है और एडोलेसेंट में ये 1 mg तक भी जा सकती है। तो बच्चों में डोज कैलकुलेट होती है 0.02 mg पर kg, बोले तो 20 माइक्रोग्राम पर kg से पर मिनिमम डोज जाती है 100 माइक्रोग्राम और मैक्सिमम जाती है चिल्ड्रन में 500 माइक्रोग्राम। पर एडोलेसेंट है तो वहां पर ये जा सकती है कितनी? 1 mg। और टोटल डोज की बात करें, अगर बच्चा है तो 1 mg से ऊपर नहीं जाएगी और एडोलेसेंट है तो वहां पर ये 2 mg तक चली जाती है। मेरी इस बात को याद रखना। एक बार फिर से सिंपल वे में समझा देता हूं। अडल्ट की जो डोज है 1 mg IV बोलस है, 3 डोज तक इसकी दी जा सकती है। मैक्सिमम टोटल डोज 3 mg तक जाती है। बहुत सिंपल है, 3 से 5 मिनट पर जरूरत पड़ने पर रिपीट किया जा सकता है। बच्चों में 20 माइक्रोग्राम पर kg से देते हैं पर मिनिमम डोज 100 माइक्रोग्राम से शुरू होती है। बच्चों में ये डोज 500 माइक्रोग्राम तक मैक्सिमम जा सकती है और एडोलेसेंट में ये 1 mg तक जा सकती है। 2 से 3 टाइम तक इसे 3 से 5 मिनट में इंटरवल में हम रिपीट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और मैक्सिमम डोज जो बच्चों में जाती है, टोटल जो जाती है वो 1 mg जाती है और एडोलेसेंट में वो 2 mg तक जा सकती है।
इसके बाद चले अगले यूज पर ब्रोंकोस्पाज्म पर। ब्रोंकोस्पाज्म में 25 माइक्रोग्राम पर केजी, जिसे 0.025 mg पर केजी भी कहा जाता है, इसे 2.5 ml NS में डालकर आप नेबुलाइज करते हैं 6 से 8 आवर के इंटरवल में। और टोटल जो डोज आप देते हैं वो 2.5 mg पर डोज से ऊपर कभी भी नहीं देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं 25 माइक्रोग्राम पर केजी से दी जाती है, मैक्सिमम टोटल डोज 2.5 mg से ऊपर कभी भी नहीं दी जाती है। और ये 0.025 mg पर केजी के लो या 25 माइक्रोग्राम पर केजी के लो, ये 2.5 ml NS में डाल के देनी है। 6 से 8 घंटे में नेबुलाइजर के साथ इसको देना है। क्यों? क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करता है। किस में देते हैं अपन? इन RX ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD के अंदर, या जहां पर भी ब्रोंकोडायलेशन करना हो या जहां पर भी ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करना हो। किस लिए? टू रिलीव। ब्रोंकोस्पाज्म को आपको रिलीव करना है तो वहां पर दिया जाएगा। उसके बाद चलते अगले यूज पर। नेक्स्ट यूज की बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट, जो एक प्रकार के आप कोलिनेस्टेज इनहिबिटर या एंटी कोलिनेस्टेज भी बोल सकते हैं, इनकी पॉइजनिंग, जिसे शॉर्ट में ओपी पॉइजनिंग भी कहा जाता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में होता क्या है? ओवर इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन होता है। कभी किसी अलग वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। अभी खाली मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के इलाज में जो पहली दवा जो इस्तेमाल होती है उसका नाम है एट्रोपिन। तो ओपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन कितनी देते हैं? 2 mg IV देते हैं। कितने मिनट में रिपीट करते हैं? 10 मिनट में रिपीट करते हैं। कब तक देते रहते हैं? टिल ड्राइनेस ऑफ माउथ और अदर साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन। अदर साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन में क्या हो सकता है? हार्ट रेट का बढ़ना, और क्या हो सकता है? माइड्रियासिस हो सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अदर साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन में जो मैं मानता हूं और जो आपको भी मानना चाहिए, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बोले तो जो पल्मोनरी सिक्रेशन है वो कम होने चाहिए। बोले तो डिक्रीज पल्मोनरी सिक्रेशन। डिक्रीज पल्मोनरी सिक्रेशन जब तक कम नहीं हो रहे हैं, और पल्मोनरी सिक्रेशन कम हो रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता लगाने के लिए आप अस्कल्टेशन कर सकते हैं। अस्कल्टेशन पर नो क्रैकल साउंड, कोई क्रैकल साउंड नहीं आ रहा है। दूसरा, इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, मरीज के अंदर ऑक्सीजन का क्या बढ़ रहा है? सेचुरेशन बढ़ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंड पॉइंट एट्रोपिनाइजेशन है, किस समय पर एट्रोपिन को बंद करना होता है। तो वहां पर ये ड्राइनेस ऑफ माउथ काम नहीं आता है, हार्ट रेट बढ़ना काम नहीं आता है, माइड्रेसिस काम नहीं आता है, क्योंकि मरीज की जो मौत हो रही है एट्रोपिन से, सॉरी ओपी पॉइजनिंग से, उसका जो कारण है रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, मतलब उसकी श्वास बंद हो जाती है ओपी पॉइजनिंग में। तो ओपी पॉइजनिंग में उसकी श्वास बंद ना हो, उसके लिए अपने को एट्रोपिन कब तक देना है? जब तक उसके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन कम ना हो जाए, पल्मोनरी सिक्रेशन कम ना हो जाए, और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन इंप्रूव ना हो जाए, अस्कल्टेशन पर क्रैकल साउंड आना बंद ना हो जाए। क्योंकि अस्कल्टेशन पर क्रैकल साउंड नहीं आ रहे हैं मतलब नो पल्मोनरी एडेमा। अस्कल्टेशन पर क्रैकल साउंड नहीं है मतलब नो पल्मोनरी एडेमा। कहने का मतलब आप जब अस्कल्टेशन करके देख रहे हैं, स्टेथ लगा के देख रहे हैं, कोई क्रिकल साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई पल्मोनरी एडेमा नहीं है। ये कंफर्म करना है। और 200 mg तक दे सकते हैं 24 घंटे में। और मेंटेनेंस डोज जो चलती है जरूरत के हिसाब से 1 से 2 सप्ताह तक चलती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माइड्रेटिक और साइक्लोपिजिक के तौर पर एट्रोपिन, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट 1% काम आते हैं। आपको पता होना चाहिए एट्रोपिन का स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन है। स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन है मतलब बहुत धीमा असर आता है पर लंबे समय तक आता है। पोटेंट एक्शन है इसका, मान लिया मैंने ये बहुत ही पोटेंट है, पर ड्यू टू इसका जो एक्शन है वो बहुत ही स्लो और लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होने के कारण, ड्यू टू स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, अबाउट अ वीक तक पेशेंट की आंख में इसका असर रहता है, वो विजुअली हैंडीकैप रहता है पेशेंट। तो इस वजह से इसे अपन ये ओनली प्रेफर फॉर थेरेपेटिक यूज, इसे जनरली अपन थेरेपेटिक यूज के लिए ही प्रेफर करते हैं। कहां पर प्रेफर करते हैं ये जरूर बता देता हूं। ओनली प्रेफर फॉर थेरेपेटिक यूज, कॉर्नियल अल्सर में आप काम में ले सकते हो। किसी की आंख में अल्सर हो गया है वहां पर कोरोइडाइटिस में काम में ले सकते हो।
आयरिटिस में काम में ले सकते हो। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, एट्रोपिन का असर बहुत धीमा आता है, लंबे समय तक आता है और जोरदार आता है। अबाउट अ वीक तक पेशेंट विजुअली हैंडीकैप रहता है। तो जनरली इसे प्रेफर किया जाता है, वो थेरेपेटिक यूज के लिए प्रेफर किया जाता है कॉर्नियल अल्सर में, कोरोइडाइटिस में, आयरिटिस में। और डायग्नोस्टिक यूज की अपन बात करें तो डायग्नोस्टिक यूज के लिए इसको ओनली इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, ओनली इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, केवल 5 साल से छोटे बच्चों में ही काम में लिया जाएगा। डायग्नोस्टिक यूज क्या होता है? बोला आंखों की जांच। आंखों की जांच क्या है? बोला आंखों में चश्मे की जांच, रिफ्रैक्शन एरर टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक यूज क्या है? बोला आपकी दूर की नजर कमजोर है, पास की नजर कमजोर है, उसे अपन रिफ्रैक्शन एरर टेस्टिंग कहते हैं। फंडोस्कोपी, आंख का कहीं पर्दा तो खराब नहीं है, जो डायबिटीज में हो सकता है, ग्लूकोमा में हो सकता है, क्लियर है कि नहीं, हाइपरटेंशन में हो सकता है। तो आंखों की जो जांच होती है जनरली उस जांच को डायग्नोस्टिक यूज बोलते हैं। वहां पर एट्रोपिन कम पसंद किया जाता है क्योंकि वहां पर हम ऐसी दवा देना पसंद करते हैं जिसका आंख में डाला, असर आया, मरीज की जांच हुई, थोड़ी देर में असर खत्म हो गया। इसका असर भी देर से आता है और रहता भी लंबे टाइम तक है। तो डायग्नोस्टिक यूज में ये चॉइस नहीं है, मजबूरी। उस मजबूरी का नाम है 5 साल से छोटा बच्चा, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों में हल्की दवाइयां कारगर नहीं होती, तो एट्रोपिन जैसी भारी दवा देनी पड़ती है। पर थेरेपेटिक यूज में बहुत अच्छी है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग एक्शन है, एक बार डालो बार बार डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने एट्रोपिन के बारे में डिस्कस करी। ये आप सबको पढ़नी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। पर ये पूर्ण जानकारी नहीं थी, इससे कहीं ज़्यादा मैं इसके बारे में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स वो सब जानते हैं। पर आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।